अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का लफ्ज़ी मतलब होता है बहाव। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर किसी सरफेस को रखते हैं तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ लाइंस जो हैं वो पास करती हैं और हम उन लाइंस को गिन कर ये पता कर लेते हैं कि उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव यानी फ्लक्स कितना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैयर है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसके थ्रू? किसी भी सरफेस के थ्रू। तो अगर हमारे पास कोई भी एक एरिया हो यानी एक सरफेस हो और हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रख दें तो उस एरिया में से गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है और मैं एक एरिया लेता हूँ और उस एरिया को मैं इस पॉइंट पर रखता हूँ। जब मैं एरिया ए को यहाँ पर रखता हूँ तो इस एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो एक लाइन ये पास कर रही है, एक लाइन ये पास कर रही है, एक लाइन ये पास कर रही है और एक ये लाइन पास कर रही है। ये चार लाइनें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस एरिया ए में से पास कर रही हैं। तो इस एरिया के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो कितनी हैं जी? 4 हैं। इसी तरह अगर मैं एरिया बी की बात करूं तो एरिया बी में से 1, 2 और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास करती हैं। तो एरिया बी के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास कितनी हैं? 3 हैं। तो यहाँ से हमने लिखा कि फ्लक्स थ्रू एरिया ए जो है वो हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं और इसको हम ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एरिया ए में से कितनी हैं जी? अभी हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास हैं टोटल 4। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ए के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, क्योंकि हमने कहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह एरिया बी में से कितनी लाइंस पास कर रही थी? 3 लाइंस पास कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है नंबर ऑफ लाइंस 3 आ जाएंगी और फ्लक्स थ्रू एरिया बी जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस एरिया के थ्रू। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया का मतलब इसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। इस यूनिट एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रखना है और इस यूनिट एरिया को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो इस एरिया को हम ऐसे रखेंगे। तो जिस पॉइंट पर हम इस यूनिट एरिया को रखेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस के इक्वल होगी। तो यही मैंने लिखा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली। इसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे फील्ड लाइंस के। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास करेंगी वो हमारे पास उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। तो लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हमारे पास ई की वैल्यू हमें बता दी गई है, वो है 4 न्यूटन पर कूलम। फॉर एग्जाम्पल वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर मैं यूनिट एरिया को रखूं तो मुझे ये बताया गया है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 4 है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू से ई की वैल्यू से ये पता करना है कि इस पॉइंट पर जहाँ इस यूनिट एरिया को रखा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू थी। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है उसको हम यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है? 4। इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ई को 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है वो 4 आंसर आ जाएगा। 4 × 1 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी जो कि इस यूनिट एरिया में से पास करेंगी जब मैं इसको एक ऐसे पॉइंट पर रखूँगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? 4 है। अगर इसी तरह किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 2 है तो उस पॉइंट पर यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास करेंगी? 2 लाइंस पास करेंगी। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू 10 है तो यूनिट एरिया में से उस पॉइंट पर
कितनी लाइंस पास करेंगी, 10 लाइंस पास करेंगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेट करते हैं। अब हम इस यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट एंगल्स पर रख के देखेंगे कि इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद पोजीशन के चेंज होने से इफेक्ट होता है उस पर या नहीं होता। तो पहला केस मैंने ये लिया है कि मेरे पास ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो ये एक एरिया है जिसमें लेफ्ट से राइट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हमारे पास एक एरिया पड़ा है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसको मैं एरिया या प्लेन या सरफेस एरिया का नाम देता हूँ। 3 नाम बोले मैंने, इसको मैं सरफेस एरिया, प्लेन या एरिया बोलता हूँ। तो पहले केस में हमारे पास सरफेस एरिया यानी कि प्लेन यानी कि हमारे पास जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमने ये पता करना है कि इस एरिया में से कितनी लाइंस पास करती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं एरिया के साथ। तो अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि इस सरफेस का जो एरिया है वो मेरे पास ए है और ये एरिया जो है ई लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास इक्वल आ जाएगा इस पॉइंट पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ में मेरे पास एरिया आ जाएगा। इस एरिया को मैंने ई के परपेंडिकुलरली रखा है तो ये मैं इधर परपेंडिकुलर का साइन बना दूंगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद निकालने के लिए हम इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको इस एरिया की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा है। दूसरा केस हमारे पास है कि सरफेस एरिया जो है ये वाला, इसको हम पैरेलल रख दें ई के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर से आ रही हैं और इस एरिया को परपेंडिकुलर रखने की बजाय ऐसे पैरेलल रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे और सरफेस एरिया भी ये। तो इस केस में सरफेस एरिया यानी प्लेन यानी कि हमारे पास जो एरिया है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमें मिल जाएंगी जैसे हमने इस केस में फ्लक्स निकाला था। तो यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये एरिया जो है ये पैरेलल हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस की तादाद आ जाएगी। अब देखें हमारे पास ये प्लेन है, याद रखिएगा प्लेन की थिकनेस 0 होती है। तो इस प्लेन में से इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, कोई भी लाइन जो है वो इस प्लेन में से पास नहीं करेगी। लाइंस तब पास करेंगी जब ये इस तरह एंगल पे पड़ी होगी या बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम होंगी और जब सरफेस एरिया यानी प्लेन जो है वो पैरेलल होगा फील्ड लाइंस के तो नंबर ऑफ लाइंस की तादाद हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इस केस में इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास 0 है। तो मैंने लिखा है नो लाइंस विल पास थ्रू दिस सरफेस एरिया व्हेन एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड केस हमारे पास वो है जब ये सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ना तो परपेंडिकुलर होता है और ना ही पैरेलल होता है। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ना हम इस एरिया को ऐसे रखते हैं और ना हम इस एरिया को ऐसे रखते हैं, हम इस एरिया को किसी एंगल पर रखते हैं जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाता है। तो मेरे पास पहला केस ये था कि एरिया जो था वो बिल्कुल ऐसे पड़ा था, दूसरे केस में एरिया जो था वो बिल्कुल ऐसे पड़ा था। अब मैं उस एरिया को एट सम एंगल रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो ये एरिया था जो ऐसे पड़ा था, इस एरिया को जब हमने ऐसे रखा था तो ज़रा इस फिगर में देखें कितनी लाइंस पास कर रही हैं जी, 3 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। अगर मैं इस एरिया को यहाँ से इधर को मूव करवाना स्टार्ट करवा दूँ तो इसकी इनिशियल पोजीशन हमारे पास थी ये वाली और यहाँ पर जब ये था तो 3 लाइंस गुजर रही थी। हमने इसको थ्रू सम एंगल जो है वो मूव करवा दिया और हम इसको यहाँ पर ले गए तो ये हमारे पास वही एरिया आ गया और इसका
ये वाला हमारे पास एंगुलर पोजीशन आ गई, पहली इसकी पोजीशन के साथ उसने एंगल थीटा बनाया। अब हम यहाँ पर ये पता करना चाहते हैं कि इस एरिया में से जो कि ना ऐसे पड़ा है ना ऐसे पड़ा है बल्कि ऐसे पड़ा है, इंक्लाइंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस केस में इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास करेंगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए और साथ में एरिया चाहिए जो क्या होता है, फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं एरिया, ये तो इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंक्लाइंड है। तो हम इस एरिया के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, हम इस एरिया की प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। तो एक हमारे पास आती है ये वाली प्रोजेक्शन और एक हमारे पास आ जाती है ये वाली प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्शन जो है ये वाली, ये प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल पैरेलल है और ये वाली प्रोजेक्शन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पर है। ये हमारे पास इस एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है यानी ये वाला कंपोनेंट, ये हमारे पास होता है ए साइन ऑफ थीटा, इसमें साइन थीटा आता है। तो एक कंपोनेंट ये आया ए का, यानी एक प्रोजेक्शन आई ए कॉस थीटा, दूसरी प्रोजेक्शन आई ए साइन थीटा। हमें वो वाला एरिया चाहिए जो ई के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो इनमें से ए कॉस थीटा ई के परपेंडिकुलर है या ए साइन थीटा ई के परपेंडिकुलर है। तो ए कॉस थीटा जो है उसका ई के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू ई और यहाँ पे हमने एरिया पुट करना था और ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए ई के। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर एरिया है वो ए कॉस थीटा के इक्वल है। तो ई को वैसे ही लिखा और यहाँ पर हमने ए कॉस थीटा लिख दिया जो कि इस ए की, इस एरिया की प्रोजेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो यहाँ पर ए कॉस थीटा आ गया। अब हमारे पास ई और ए हैं और इनके साथ है कॉस थीटा। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में हमने डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में होता है कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर दो चीज़ों के साथ जो है वो कॉज ऑफ थीटा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ई लिखा, दोनों के दरमियान में डॉट प्लेस कर दिया और ये दूसरा वेक्टर आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास वेक्टर एरिया है क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर साइन है। वेक्टर एरिया के बारे में हम अब स्टडी करेंगे कि वेक्टर एरिया क्या चीज़ होती है। तो E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो E और A दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी आएगी, फ्लक्स आएगा, वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी।